नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। पिछले ऑडियो में मैं जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश प्रस्तुत किया था। आज मैं इस पाठ की व्याख्या करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद जून 1976 में पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों के रूप में व्यक्त किए हैं। सालिम अली का संस्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तिचित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। आइए देखते हैं पाठ की व्याख्या। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सालिम अली की शव यात्रा चल रही है। लोग उन्हें अपने कंधों पर उठाए आगे आगे चल रहे हैं। अब उन्हें रोकना या टोकना संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़र से अलग है, भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन जहाँ से जाने के बाद लोग वापस नहीं आते। सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, उनकी शव यात्रा निकल रही है। लोग उन्हें अपने कंधों पर उठाकर उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर उन्हें लेकर चल रहे हैं। अब वे वहाँ से वापस आने वाले नहीं हैं। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। पक्षी यहाँ सालिम अली को कहा गया है। लेखक ये बता रहे हैं कि मरने के बाद लोग पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, फिर वह दोबारा जिंदा नहीं होते हैं। यही वे पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के बारे में भी लेखक बता रहे हैं कि कोई जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन, कोई लाख कोशिश कर ले, अपने प्राण देकर भी उन्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि अब वे मृत हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने ही कहा था, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल, पहाड़, झरने, आबसारा झरना ही जो निर्झर लगातार बहता रहता है, को वे प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। इंसान स्वार्थी होता है, वह प्रकृति का भी दोहन करता है, उसे अपने सुख के लिए, अपने फायदे के लिए उपयोग करता है, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पक्षी वैज्ञानिक जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे प्रकृति हो बस वैसे प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांस का सोता फूटता महसूस कर सकता है। प्रकृति की सुंदरता में पशु पक्षियों का भी योगदान है। इसलिए लेखक ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति से यदि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए वरदान साबित होगा। ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली है। सालिम अली हम ही लोगों के बीच में पैदा हुए। पता नहीं इतिहास
में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भाड़ फोड़े थे, भाड़ मिट्टी के बर्तन, और दूध से छाली से अपने मुंह भरे थे, दूध के ऊपर पड़ने वाले मक्खन से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे किंतु पेड़ों की छांव में विश्राम किए थे, कब दिल की धड़कन को एकदम तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी, पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम को याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बहती है। लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ जाएगा। बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? लेखक ये बताना चाहते हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण की अभी भी अवशेष हैं। वृंदावन यमुना नदी के किनारे कुंज गलियों में और कदम पेड़ के पास लोग जाकर कृष्ण को देखना चाहते हैं, कृष्ण से कृष्ण के अवशेषों से मिलना चाहते हैं। लेकिन मिथक की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले, मिथक पुरानी बातों पर या मिथ्याचार झूठा, दुनिया की में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुँचने, सती माने 100, उम्र 100 साल तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान से उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। कैंसर जैसी महा जानलेवा बीमारी मौत का कारण बनी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में असफल रही जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सालिम अली के बारे में लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली बचपन से ही अपने कंधे पर अपने गले में एक दूरबीन लटकाकर पक्षियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए निकल जाते थे। उनकी 100 साल में कुछ ही दिन कम थे, लेकिन उनकी आँख की रोशनी अभी जैसी की तैसी थी। उन जैसा वर्ड वाउचर शायद ही कोई हुआ। लेखक अगली पंक्ति में बताना चाहते हैं कि उनके जैसा पक्षी वैज्ञानिक शायद ही कोई हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। पक्षियों को निहारने के लिए वे हमेशा अपने गले में दूरबीन लटकाते थे, लेकिन अंत समय में वे बिना दूरबीन के भी दिखाई पड़े। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। उनके लिए प्रकृति हर तरह एक हंसती खेलती दुनिया पसरी थी। दुनिया में उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसे गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना मदद करती थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। इनके क्लास की ही सहपाठी तहमीना
जो इनकी बाद में जीवन संगिनी बनी, पक्षी के बारे में जानकारी जुटाने में उन्होंने बहुत मदद किया। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम हो गई। इस पैराग्राफ में लेखक यह बताना चाहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास इन्होंने एक निवेदन किया था, एक प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे थे कि पक्षियों पर केरल के रेगिस्तानी हवाओं के प्रभाव से ढेर सारे पक्षियां मर रहे हैं। उस समय इस बातों को सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उससे बचने के लिए जो भी हिदायत थी उन्होंने दिया, जो भी संभव सहायता थी उन्होंने किया। आज सालिम अली नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। लेखक आगे बताना चाहते हैं कि आज न तो सालिम अली जी हैं पक्षी वैज्ञानिक और न तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ही हैं जो प्रकृति के प्रति इतने संवेदनशील थे। कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। लद्दाख और हिमालय से चलने वाली बर्फीली हवाओं के चपेट में आने से पक्षियां मर रही हैं, उनको बचाने के लिए कौन प्रयास करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद है D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी थे। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। इस पैराग्राफ में लेखक ये बताना चाहते हैं कि सालिम अली के जीवनी का नाम द फॉल ऑफ स्पैरो है और D.S. लॉरेंस विदेशी पक्षी वैज्ञानिक हैं। एक बार D.S. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछने के लिए कुछ पत्रकार गए कि अपने पति के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में मुझे बताइए। फ्रीडा लॉरेंस ने कहा कि मैं अपने पति के बारे में उतना नहीं बता सकती जितना हमारे छत पर बैठने वाली एक गौरैया उनके बारे में जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की ये गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाई में उनका विश्वास एक क्षण भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। एक बचपन में घटना घटी, उनके एयरगन से घायल होकर एक गौरैया, नीलकंठ की गौरैया मर गई। यही घटना उन्हें झकझोर दिया और उन्हें पक्षी वैज्ञानिक बना दिया। वे लॉरेंस की तरह, D.L. लॉरेंस विदेशी पक्षी वैज्ञानिक हैं, उन्हीं की तरह नैसर्गिक जिंदगी, प्राकृतिक जिंदगी के प्रतिरूप, उन्हीं के जैसा दूसरा रूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव
और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं और बस यही अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटेंगे क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? सालिम अली पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। टापू बनने की बजाय, टापू का मतलब समुद्र के बीच में छोटा सा स्थान को टापू कहते हैं। थोड़ी देर के लिए विश्राम लोग करते हैं। पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली पक्षियों के बारे में थोड़ी जानकारी न रखकर पूरी जानकारी रखते थे। इसलिए लेखक यहाँ उन्हें कहा है कि प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी खोज से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है, जो लोग उनके बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि अभी अपने कंधों पर दूरबीन लटकाए कहीं से लौट आएंगे। आज मैं दुखी हूँ सालिम अली, आप लौट कर आएंगे। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, उन्हें पक्षी वैज्ञानिक बना दिया? बचपन में उनके एयरगन से निकली हुई एक गोली एक नीलकंठ की गौरैया को लगी, वो घायल हो गई और मर गई। यही घटना उन्हें पक्षी वैज्ञानिक बना दिया। सालिम अली ने पूर्व वैज्ञानिक प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा, जिसे सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली में रेगिस्तान से चलने वाली धूल भरी और गर्म हवा से पक्षी मर रहे थे। यही बात चौधरी चरण सिंह के सामने रखी और चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? इसलिए कहा होगा क्योंकि D.S. लॉरेंस पक्षी वैज्ञानिक थे और ज़्यादातर समय वे पक्षियों के बीच में ही बिताते थे। इसलिए वो पत्रकार से बोली, फ्रीडा लॉरेंस बोली कि हमारे पति के बारे में पक्षियाँ मुझसे ज़्यादा जानती हैं। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। D.H. लॉरेंस एक पक्षी वैज्ञानिक, विदेशी पक्षी वैज्ञानिक थे और जाबिर हुसैन भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे। तो वे विदेशी पक्षी वैज्ञानिक की तरह से हमारे देश में भी ऐसा माने जाते हैं। नैसर्गिक प्राकृतिक जिंदगी प्रतिरूप, उनके जैसा दूसरा रूप बन गए। जिस प्रकार से D.H. लॉरेंस विदेशी पक्षी वैज्ञानिक थे, उसी प्रकार से ये भारत में पक्षी वैज्ञानिक माने जाते हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी वैज्ञानिक अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? सालिम अली की मृत्यु हो गई है और उनकी शव यात्रा निकल रही थी। वे आगे आगे चल रहे थे, लोग पीछे चल रहे थे। अब लाख कोशिश करके कोई अपना खून देकर या अपने दिल की धड़कन देकर भी लाख कोशिश कर ले, लेकिन वे जिंदा नहीं हो सकते। और अंतिम आशय स्पष्ट करना है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। सालिम अली पक्षियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं रखते थे, संपूर्ण जानकारी रखते थे। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली बताइए। इस पाठ में लेखक ने बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग किया है। जैसे आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब इस सोदी मट्टी पर उगी फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प करेगा? शब्द इनमें तत्सव, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ में सालिम अली को एक सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक तथा समर्पित वर्ड वाउचर के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
वे प्रकृति प्रेमी हैं। उन्हें प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करने में अपार आनंद आता था। उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बहुत चिंता थी। इसलिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाने का अनुरोध किया था। उनकी मृत्यु बाद में कैंसर से हो गई। वह जीवन भर दूरबीन को लेकर पक्षियों के बारे में खोज करते रहते थे। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करिए। सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु पर विचार व्यक्त किए हैं। लेखक को लगता है सालिम अली की खोज से परिचित लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि वे आज भी पक्षियों की सुराग में निकले हैं, अभी गले में दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौटेंगे। यह शीर्षक सार्थक है और सटीक है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अब नए ऑडियो में नए पाठ साथ में मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।